नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानपथ बाय पन्ना सर में। आज की क्लास में हम देखेंगे संघवाद चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकतांत्रिक देश में नियंत्रण और संतुलन की क्या भूमिका है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि नियंत्रण और संतुलन की भूमिका क्या है। यानी किसी भी लोकतांत्रिक देश में नियंत्रण और संतुलन की भूमिका को निर्धारित करने के लिए कौन से विकल्प अवेलेबल होते हैं, उन्हीं विकल्प को ढूंढना है हमें। पहला आपका है प्रतिनिधियों के बिना सरकार का प्रत्यक्ष रूप स्थापित करना। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकारें दो तरीके से काम करती है। एक तो होता है प्रत्यक्ष रूप से और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष रूप से, यानी अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके। और इस ऑप्शन में कह रहा है कि प्रतिनिधियों के बिना, यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से सरकार चुनी जाती है उसकी बात कर रहा है। और आज के कंडीशन में और आज के समय में प्रत्यक्ष रूप से कोई भी लोकतांत्रिक देश काम नहीं करता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो व्यक्ति होंगे स्वयं निर्णय लेंगे और हर निर्णय में उनकी भागीदारी होगी। लेकिन भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो वहां पर प्रत्यक्ष रूप से सभी लोगों का पहुंचना और निर्णय लेना संभव नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रतिनिधियों वाली सरकार चलाते हैं, है ना। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वही हमारे लिए निर्णय लेते हैं। तो उस हिसाब से देखेंगे तो हमारा प्रतिनिधियों के बिना, जब ऐसे ही कह रहा है बिना, यानी कि सरकार का प्रत्यक्ष रूप को स्थापित करने की बात कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है नियंत्रण और संतुलन की भूमिका कैसे दर्शाई जाएगी। ठीक है, अगले ऑप्शन की तरफ चलेंगे। अधिनायक वाद, यहाँ वाद होना चाहिए, है ना। अधिनायक वाद को रोकने के लिए शक्ति का पृथक्करण करना, जिससे कि अधिनायकवाद को हम बहुसंख्यकवाद से भी देख सकते हैं कि अधिनायक या बहुसंख्यकवाद दोनों एक ही चीज है ना। इसको रोकने के लिए हमें क्या करना है, शक्तियों का बंटवारा कर देना है। और एक लोकतांत्रिक देश में शक्तियों का बंटवारा दो तरीके से होता है, एक क्षैतिज वितरण के तहत होता है और दूसरा जो होता है वो ऊर्ध्वाधर वितरण के तहत होता है ना। तो देखेंगे कि ये वाला जो हमारा ऑप्शन है, ये ऑप्शन कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। क्या कर रहा है, हमारी बातों से मैच कर रहा है कि अधिनायकवाद को रोकने के लिए शक्ति का पृथक्करण करना ही नियंत्रण और संतुलन की नीति कहलाता है ना। आगे ऑप्शन देख लेंगे सी और डी को, कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कुछ सीखने को मिल सकती हैं। तो देखिए, क्वेश्चन ऑप्शन हमारा है संविधान में किसी भी बदलाव को रोकना। और संविधान क्या कहता है हमारे यहाँ कि संविधान में जो बदलाव होते हैं उन्हें रोकना नहीं है, बदलाव संविधान के द्वारा तय होना है। ठीक है, सरकार की एक शाखा के लिए पूर्ण शक्ति सुनिश्चित करना नहीं भाई, ऐसा हो जाएगा तो फिर देश लोकतांत्रिक नहीं रहेगा, वो देश पूरी तरह से तानाशाही व्यवस्था वाला देश हो जाएगा। और हमारा क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा था वो यही पूछा है कि नियंत्रण और संतुलन की भूमिका क्या है ना। तो अधिनायकवाद को रोकने के लिए शक्ति का पृथक्करण करना ही नियंत्रण और संतुलन की भूमिका को दर्शाता है ना, किसी भी लोकतांत्रिक देश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन बोल रहा है कि स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से, सॉरी, स्तंभ अ का मिलान स्तंभ बी से कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी ए और बी दो स्तंभ दिए गए हैं और इन्हीं स्तंभ में से आपको जो सही मैच करना है कि कौन किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। जैसे संघ सूची में कौन कौन सी चीजें आती हैं, राज्य सूची के अंतर्गत क्या क्या आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या क्या आता है और अवशिष्ट सूची के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं। तो उन्हीं में से कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उन्हीं एग्जाम्पल को आपको सेट करके नीचे दिए गए आंसर से मिलान कर देना है या उस पर टिक लगा देना है कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका अपने इसमें है कि संघ सूची, यानी संघ सूची इनमें से कौन जो है संघ सूची के अंतर्गत आएगा। यानी पहले का संघ सूची यानी बैंकिंग, पहले क्या हो जाएगा बैंकिंग, यानी ये हमारा हो जाएगा सेकेंड नंबर पे बैंकिंग दिया हुआ है।
यानी संघ सूची में कौन आता है, बैंकिंग आती है, ठीक है। यानी पहले का सेकंड हो जाएगा। इसमें है सेकंड पे राज्य सूची, यानी राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन चीजें आती हैं, तो राज्य सूची के अंतर्गत जो चीजें आती हैं वो है पुलिस। क्या है, पुलिस है। ऐसे भी इसको देख लेंगे, सिर्फ समझना है हमें कि उस समय क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। आगे है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या आएगा आपका, श्रमिक संघ आएंगे, ठीक, क्योंकि एक निश्चित सीमा में रहते हैं, है ना, और इसलिए समवर्ती सूची में आएंगे श्रमिक संघ। आगे आपका है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची में इंटरनेट आता है, ठीक है। तो अब देख लेंगे हम नीचे जो दिया गया है आंसर कि इनमें से कौन सी चीजें जो है वो ऑप्शन ए बी सी से रिलेट कर रही हैं, ठीक है। तो देखेंगे फर्स्ट का कहाँ गया है, बी में गया, सेकंड में गया है ना, इसमें फर्स्ट का सेकंड, यानी फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का थर्ड में, सेकंड का थर्ड में, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नगर निगम के अध्यक्ष को कहा जाता है, यानी नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, तो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं, यानी ऑप्शन ए जो होगा आपका सही होगा। अब सभापति क्या होता है, तो सभापति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, या यूं कह लीजिए कि जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति रहेंगे, उपराष्ट्रपति, उन्हीं को राज्यसभा का सभापति का भी पद मिलता है ना। एक व्यक्ति राष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति दोनों संभालता है। अभी वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन है हमारे उपराष्ट्रपति, जो कि वर्तमान में सभापति भी है, ठीक है। इससे पहले जो थे जगदीप धनखड़, वो भारत के उपराष्ट्रपति भी थे और राज्यसभा के सभापति भी थे, ठीक है। तो ये सदन में होता है, यानी राज्यसभा में होता है, ठीक है। आगे देख लेंगे ऑप्शन जो आपका सी है वो राज्यपाल। राज्यपाल राज्य से संबंधित है, ठीक है। जैसे किसी भी मतलब कि ऐसे समझ लेते हैं इसको, इंडिया के लिए जिस तरह से प्रेसिडेंट होते हैं उसी तरह से किसी भी स्टेट के लिए ये राज्यपाल होते हैं, यानी गवर्नर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे सी, सॉरी डी, सरपंच। सरपंच गांव के जो पंच होते हैं और उन पंचों में जो मुखिया होता है, प्रधान जिसको हम कहते हैं, उनको सरपंच कहते हैं, है ना। मुखिया कह लीजिए, प्रधान कह लीजिए या सरपंच कहिए, बात एक ही है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। हमारे नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर ही कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वर्तमान में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो टोटल 8 हैं, है ना। इसका एक ट्रिक है कि कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। दादी आप दिल्ली चलो, है ना, दादी आप जल्दी दिल्ली चलो, है ना, ऐसे दादी आप जल्दी दिल्ली चलो, ठीक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके नाम जान सकते हैं। जैसे दादी का मतलब दादर नागर हवेली और दमन और दीव, है ना। ये दादी से दादर नागर हवेली तथा दमन और दीव। आ से आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प से पुडुचेरी हो जाएगा। तो ज से हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। जो ल है, ल से लक्षद्वीप। और दी से, है ना, दी से हो जाएगा आपका दिल्ली। उसके बाद च से चंडीगढ़ और ल से आपका हो जाएगा लद्दाख, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर ल से लद्दाख हो जाएगा, यहाँ पे ल से लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। टोटल काउंट कर लेंगे 8 हो जाएंगे, ठीक। मैं मौका मिलेगा तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, 60 वीडियोज में इसको बना दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा संघीय राज्य नहीं है। इसमें से संघीय राज्य नहीं है पूछ रहा है। देखिए केंद्र शासित और संघीय राज्य दो ही प्रकार के राज्य होते हैं। संघीय राज्य में डिफरेंस क्या होता है कि इनकी अपनी सरकार होती है, इनकी खुद की विधानसभाएं होती हैं, है ना। और केंद्र शासित जो राज्य प्रदेश होते हैं उनकी अलग मैटर होते हैं, ठीक है। तो अब इनमें से देखना कि कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी खुद की है, ठीक है। तो मणिपुर भी संघीय राज्य है।
अरुणाचल प्रदेश भी संघीय राज्य है और हिमाचल प्रदेश भी संघीय राज्य है। एक दिल्ली ऐसा बच रहा है जो केंद्र शासित राज्य है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है डी नंबर, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? और फिर वही संघीय राज्य वाली कहानी आ गई। तो हमने समझा ना कि ये सब जितने हैं वो क्या हैं, तो हमारे जो संघीय राज्य होंगे उनकी संख्या कितनी होगी? 28 होगी। ठीक है, ये 28 आपका सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है, यानी कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है? 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं का एक शॉर्ट वीडियो मैं आपको बना दूंगा। दो चीज़ें मैं बोल के जा रहा हूँ, वो कल तक आपको मिल जाएंगी। एक केंद्र शासित प्रदेश का ट्रिक और उसके बाद 22 भाषाओं की ट्रिक के माध्यम से उसको कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, थैंक यू।